हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्रीलूड के 10th पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और 10th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए रिवीजन पर थोड़ी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जाना है कि वर्ड्सवर्थ जो है मैच्योर हो चुके हैं, वे परिपक्व अवस्था में हैं और बचपन के दिनों को याद करके लिख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले 9th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे आत्मा में एक ऐसी कारीगरी मौजूद है जिसे न तो हम देख सकते हैं और ना ही उसे समझ सकते हैं, लेकिन यह कारीगरी जो है हमारे आत्मा के अंदर मौजूद विसंगत तत्वों को आपस में जोड़कर शांति की स्थापना करता है। और यह कारीगरी तभी सक्रिय होता है जब हम प्रकृति के संपर्क में होते हैं, या तो प्रकृति किसी विजिटिंग्स के माध्यम से हमारे संपर्क में आते हैं। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में आज हम 10th पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। इसे डिटेल में हम लोग जानेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग इसका मीनिंग समझने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्ड्सवर्थ कहते हैं वन समर इवनिंग, यानी कि एक ग्रीष्मकालीन संध्या की बात है। लेड बाय हर, उसके द्वारा जो है रास्ता दिखाया गया, उसके द्वारा जो है मार्ग दिखाया गया, यानी कि नेचर के द्वारा जो है मार्गदर्शन मुझको मिला। और आई फाउंड अ लिटिल बोट, मुझे एक छोटी नाव मिला। टाइड टू अ विलो ट्री, जो कि एक विलो ट्री से बंधा हुआ था। विद इन अ रॉकी कोव, और रॉकी कोव के अंदर यानी कि चट्टान की खाड़ी के अंदर जो है विलो ट्री था। इट्स यूजुअल होम, नाव का, रॉकी कोव जो है नाव का स्वाभाविक घर होता है। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का महीना था और शाम हो चुकी थी। उस समय नेचर ने उनको रास्ता दिखाया और उसे एक छोटा नाव मिलता है जो कि विलो ट्री से बंधा हुआ था। एक खाड़ी, एक चट्टान की खाड़ी के अंदर विलो ट्री था और विलो ट्री से जो है वो नाव बंधा हुआ था। और ये चट्टान की जो खाड़ी है वह उस बोट का स्वाभाविक रूप से घर होता है, वहीं पर बोट को बांधा जाता है। दोस्तों, उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं स्ट्रेट आई अनलूज्ड हर चेन, मैंने उसके चेन को खोल दिया, अर्थात नाव जो है विलो ट्री से बंधा हुआ था और उस चेन को वर्ड्सवर्थ खोल देते हैं। फिर कहते हैं एंड स्टेपिंग इन पुश्ड फ्रॉम द शोर, और कहते हैं कि पैर से किनारे को धक्का मारा उन्होंने और नाव के अंदर उन्होंने कदम रखा, यानी कि नाव पर अब वर्ड्सवर्थ सवार हो चुके हैं। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील, यह गुप्त रूप से इस काम को किया गया था और इस काम को मैंने गुप्त रूप से अंजाम दिया था। फिर उसके बाद कहते हैं एंड ट्रबल्ड प्लेजर, और इस वजह से जो है वह समस्या में पड़ गए थे। उसका जो खुशी था वह समस्या में तब्दील हो गया था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं नोर विदाउट द वॉइस ऑफ माउंटेन इकोज, पर्वत की प्रतिध्वनि की गूंज के बिना है, अर्थात माउंटेन में किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं गूंज रही थी, किसी प्रकार की कोई प्रतिध्वनि नहीं गूंज रही थी। पर्वत बिल्कुल शांत था और उस शांत परिवेश में डिड माई बोट मूव ऑन, मेरा नाव जो है आगे बढ़ने लगा। फिर कहते हैं लिविंग बिहाइंड हर स्टिल, और कहते हैं कि मेरा नाव जो है आगे बढ़ रहा था और पर्वत को शांत अवस्था में छोड़कर आगे बढ़ रहा था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं ऑन आइदर साइड, एक तरफ स्मॉल सर्कल्स, स्मॉल छोटे छोटे सर्कल्स, ये पानी के सर्कल्स थे। ग्लिटरिंग आइडली इन द मून, चंद्रमा के प्रकाश से चमक रहे थे। अनटिल दे मेल्टेड ऑल इनटू वन ट्रैक ऑफ स्पार्कलिंग लाइट, और ये पानी के छोटे छोटे सर्कल जो नाव के एक तरफ बन रहे थे, वे चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे और वे तब तक चमकते रहे जब तक कि वे आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक रास्ता का वहां पर निर्माण होता है।
एक प्रकाशित चमकता हुआ प्रकाश का एक रास्ता में वे सर्कल्स आपस में जुड़कर तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद वर्षपत कहते हैं बट नाउ लाइक वन हु रोज, लेकिन वह जो नाव खेता है, प्राउड ऑफ हिज स्किल, उसे अपनी कार्य कुशलता पर गर्व होता है। टू रीच अ चोजन पॉइंट, अपने चुने हुए स्थान में पहुंचने के बाद, विद इन अनस्वर्विंग लाइन, एक अडिग रेखा का अनुसरण करते हुए चुने हुए स्थान पर पहुंचने के बाद जो नाव खेने वाला होता है उसे अपने कार्य कुशलता पर गर्व होता है। और यह विचार जो है वर्षपत कहते हैं उस समय मेरे मन में आ रहे थे। उसके बाद वर्षपत कहते हैं आई फिक्स्ड माई व्यू, मैंने अपने नजर को स्थिर किया, अपॉन द समिट ऑफ अ क्रेगी रेज, एक खड़ी चट्टान के पर्वत के शिखर पर मैंने अपने नजर को स्थिर किया। अर्थात वर्षपत कहना चाहते हैं कि सामने जो है खड़ी चट्टान का ऊंचा शिखर था और उस शिखर को वर्षवर्थ देखे ही जा रहा था। फिर कहते हैं द होरिजोन्स अटमोस्ट बाउंड्री, क्षितिज का जो है अंतिम सीमा था। ये क्रेगी रिज का जो शिखर था, चट्टान, खड़ी चट्टान के पहाड़ का जो शिखर था, वह धरातल का अंतिम सीमा था। धरातल से ऊपर की ओर देखा जाए तो वह शिखर जो है ऊपर की ओर अंतिम सीमा पर अवस्थित था, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं था। फिर कहते हैं कि फार अबोव वॉज नथिंग बट द स्टार्स एंड द ग्रे स्काई, वो कहते हैं कि उस शिखर, खड़ी चट्टान के शिखर के ऊपर, बहुत ऊपर कुछ भी नहीं था सिवाय सितारों के और भूरे रंग के आसमान के सिवा और कुछ भी नहीं था। सी वॉज एन, उसके बाद वर्षपत कहते हैं सी वॉज एन अल्फिन पिनास, वर्षपत कहते हैं कि परियों की कश्ती, जिस नाव पर सवार होकर वर्षवर्त आगे बढ़ रहे थे वह नाव परियों की कश्ती जैसी थी। फिर वर्षपत कहते हैं लस्टीली आई डिप्ड माई ओर्स इनटू द साइलेंट लैक, शांत झील में अपने पतवार को मैंने जोर से डुबोया। वर्षपत कहते हैं कि शांत झील में मैंने अपने पतवार को जोर से डुबोया। उसके बाद एंड आई रोज अपन द स्ट्रोक, मैं आघात पर उठ खड़ा हुआ। अर्थात पतवार से वर्षवर्त जो है पानी पर प्रहार करने लगे, यानी कि नाव खेने लगे। माई बोट वेंट हिबिंग थ्रू द वाटर लाइक स्वन, और मेरा नाव जो है पानी में तैरने लगा, कुछ इस तरह से तैरने लगा जैसे मानो कोई हंस जो है पानी में तैरता हो। दोस्तों थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। उसके बाद वर्षपत कहते हैं, व्हेन फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, दैट क्रेगी स्टेप, वह खड़ी चट्टान का पहाड़, टिल देन, तब तक, द होरिजन्स बाउंड, जो कि क्षितिज का अंतिम सीमा है, ऊपर आसमान की ओर क्षितिज की अंतिम सीमा है। अ ह्यूज पीक, एक विशाल चोटी है। ब्लैक एंड ह्यूज, काली और विशाल है। एज इफ, जैसे मानो, विद वॉलंटरी पावर डिस्टिंक्ट, स्वयं में शक्तिशाली सहज ज्ञान से, अपरियर्ड इट्स हेड, अपने माथे को ऊपर उठा दिया। अर्थात वर्षवत कहना चाहते हैं कि पीछे से क्या हुआ, जो खड़ी चट्टान की ऊंचाई था, जो कि अंतिम सीमा है, क्षितिज का अंतिम सीमा है, जो कि ऊंची चोटी है, काली है और बहुत विशाल है। ये इस चोटी ने, खड़ी चट्टान ने अपने माथे को ऊपर उठा दिया। इसके बाद वर्षवत कहते हैं आई स्ट्रोक एंड स्ट्रोक अगेन, मैंने प्रहार किया और बार बार प्रहार किया, यानी कि मैंने पतवार से नाव को बार बार खोया
और बार-बार मैं प्रहार कर रहा हूँ पानी पर। इसके बाद एंड ग्रोइंग स्टिल इन स्टाचर द ग्रीन शेप, भयंकर आकृति का आकार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि जो खड़ी चट्टान था, खड़ी चट्टान का आकृति आकार बढ़ता ही जा रहा था। टावर्ड अप बिटवीन मी एंड द स्टार्स, मेरे और सितारों के बीच में जैसे मानो टावर की तरह खड़ा है। ऐसा लग रहा था खड़ी चट्टान को देखकर जैसे मानो मेरे और स्टार्स के बीच में कोई बहुत ऊंची इमारत खड़ी हो गई हो। उसके बाद कहते हैं एंड स्टिल फॉर सो इट सिम्ड, यहाँ कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कोई ऊंची इमारत मेरे और सितारों के बीच में खड़ा हो गया हो। विद पर्पज ऑफ इट्स वन, ऐसा लग रहा था जैसे मानो खड़ी चट्टान का, खड़ी पहाड़ का अपना उद्देश्य हो। एंड मेजर्ड मोशन लाइक अ लिविंग थिंग स्ट्रोड आफ्टर मी, और एक जीवित, एक सजीव प्राणी की तरह एक निश्चित गति से मेरे पीछे आ रहा था वो खड़ी चट्टान। उसके बाद कहते हैं विथ ट्रेम्बलिंग ओर्स, लड़खड़ाती हुई पतवार से, यानी कि मेरे जो पतवार थे नाव खेने वाला, वह उस पतवार वह पतवार लड़खड़ाने लगी और लड़खड़ाती हुई पतवार से आई टर्न्ड, मैं मुड़ गया, मैं पीछे मुड़ गया। एंड थ्रू द साइलेंट वाटर स्टोल माई वे, और शांत पानी में मैंने अपना रास्ता चुराया। बैक टू द कोवर्ट ऑफ द विलो ट्री, और विलो ट्री के कोवर्ट खाड़ी की ओर मैं लौट कर वापस आ गया। देयर इन हर मूरिंग प्लेस आई लेफ्ट माई बार्क, मैंने अपना बार्क, मेरे पास एक बार्क था, यानी कि पेड़ की छाल मेरे पास था, मैं उसे छोड़ दिया मूरिंग प्लेस में, नाव बांधने की जगह में, यानी कि विलो ट्री के पास मैंने छोड़ दिया। एंड थ्रू द मीडोज होमवर्ड वेंट, और घास के मैदान से होकर के मैं घर की ओर चला गया। इन ग्रेव एंड सीरियस मूड, गंभीर मनोदशा थी उस समय मेरे पास, और इस गंभीर मनोदशा में मैं घर की ओर चला गया। बट आफ्टर आई हैड सीन दैट स्पेक्टेकल, मैंने उस दृश्य को देखा था जब से, और देखने के बाद, फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक, माई ब्रेन वर्कड विद अ टीम एंड अनडिटरमाइंड सेंस, मेरा ब्रेन एक धुंधला, यानी कि अस्पष्ट और अनिश्चित समझ के साथ काम कर रहा था। यानी कि मेरे जितने भी समझ, मेरे जितने भी सोच थे, वो बिल्कुल धुंधली और अनिश्चित हो गए थे। ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग, और उन सोच का अस्तित्व मेरे दिमाग में कुछ इस तरह से था जैसे कि कोई अनजान थॉट्स हो, अनजान समझ हो, अनजान ज्ञान हो। ओवर माई थॉट, मेरे थॉट्स के ऊपर। दोस्तों कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ओवर माई थॉट्स, मेरे विचारों पर, देयर हंग अ डार्कनेस, अंधेरा छाया हुआ था। कॉल इट सोलिट्यूड और ब्लैंक डिजर्शन, इसे आप सोलिट्यूड, अकेलापन, तन्हाई या खाली परित्याग कह सकते हैं। यानी कि मेरा ब्रेन जो है तन्हा था, अकेला हो गया था, किसी प्रकार के विचार मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे, सभी विचारों ने मेरे दिमाग को त्याग दिया था। ब्लैंक डिजर्शन। उसके बाद कहते हैं नो फेमिलियर शेप्स, किसी भी प्रकार के जाना पहचाना जो आकृति थे वह मेरे अब दिमाग में नहीं रहा। नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, किसी भी प्रकार के सुखद चित्र, वृक्षों के सुखद चित्र मेरे ब्रेन में नहीं रहे। ऑफ स्काई और सी, समुद्र हो या स्काई हो,
उसके चित्र मेरे दिमाग में अब नहीं रहे। नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों का कोई रंग अब मेरे दिमाग को याद नहीं रहा। बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स, लेकिन वह विशाल और शक्तिशाली रूप मेरे दिमाग में अभी भी है। दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन, जो जीवित मनुष्य की तरह तो नहीं है, लेकिन मूव्ड स्लोली थ्रू द माइंड, मेरे दिमाग में धीरे धीरे मूव करता है बाय डे। सारा दिन मेरे दिमाग में धीरे धीरे वह माइटी फॉर्म मूव कर रहा है। एंड वेयर अ ट्रबल टू माई ड्रीम्स, और मेरे स्वप्न के लिए वे एक समस्या बन चुके हैं। किसी प्रकार के थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पर वर्ड्सवर्थ अपने 10th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा इस पैराग्राफ के बारे में दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दूसरे वीडियो में हम लोग 11th पैराग्राफ की व्याख्या को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों 10th पैराग्राफ को पढ़ते रहिए, समझ समझ के पढ़िए, और दोस्तों पढ़ना कभी भी मत छोड़िए। गुड बाय दोस्तों।